मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो आपको मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट ऑपरेशंस पढ़ा रहा था। कंक्रीट ऑपरेशंस में जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो कॉम्पैक्शन तक मैंने पढ़ा दिया था। अब कॉम्पैक्शन के बाद में मैंने कहा था कि ये 3 पॉइंट लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये 3 पॉइंट बचे थे, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट एंड जॉइंट्स इन कंक्रीट वर्क। तो इनको बताना था मुझे। तो चलिए मैं इसी क्रम में आपको फिनिशिंग के बारे में थोड़ा बताता हूं और फिनिशिंग के बाद में आपको क्यूरिंग और जॉइंट्स इन कंक्रीट वर्क के बारे में बताता हूं। तो देखिएगा, फिनिशिंग में क्या होता है, जब हम कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं, प्लेस करने के बाद जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं तो वो उसकी सरफेस जो है वो रफ होती है, इवन सरफेस नहीं होती है। कहने का मतलब उसमें पोर्स होते हैं, जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट के बीच में गैप होता है, चाहे वो वेल ग्रेडेड हो, आपने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया हो, फिर भी रहता है, ठीक है। और उसका एक कारण होती है कि कंक्रीट धीरे धीरे रुक्ष होती चली जाती है और एग्रीगेट अपनी पोजीशन नहीं ले पाता। बहुत गीली कंक्रीट है, उसका स्लम्प बहुत ज्यादा है, वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो फ्लो हो रही है, कंक्रीट फ्लोइंग नेचर में है, तो उसमें आपका सरफेस स्मूथ मिलने के चांसेस जल्दी होते हैं। लेकिन अगर उसकी सरफेस को इवन करना है, सम करना है, तो उसकी प्रोसेस है। तो सबसे पहले याद रखिए स्क्रीडिंग होगा, सेकंड में फ्लॉटिंग होगा और तीसरे में आपका थर्ड स्टेप जो है उसका ट्रैवलिंग होगा। तो स्क्रीडिंग में क्या करेंगे, देखिए कंक्रीट के जो सतह होती है उसके उभार और गड्ढों को भरने की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, स्क्रीडिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो मान लीजिए एक कोई सरफेस है, इसमें ये उभार है, जब आप इसकी सरफेस को बराबर करोगे तो जो छोटी छोटी गिट्टी है वो दूसरी जगह आकर एडजस्ट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं स्क्रीडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं, सेकंड स्टेप है फ्लॉटिंग। फ्लॉटिंग में क्या है, आपने देखा एक फ्लॉट है, एक लकड़ी का 60 सेंटीमीटर से लेकर और 150 सेंटीमीटर तक जो है एक लंबाई का गुरमाला होता है लकड़ी का, उसको फ्लॉट या गुरमाला बोलते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, इसकी जो थिकनेस है, ये यहां जो दिखाई नहीं दे रही इसकी बैक साइड में, या कितनी है, या लगभग आपकी 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इसकी चौड़ान है 20 सेंटीमीटर। इस फ्लॉट को इस तरीके, देखिए दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा पीछे बढ़ के बढ़ाता हूं, तो ये गुरमाले को आपको फ्लॉट को इस तरीके से पकड़ेंगे और उसकी जो सरफेस है उस पर रब करेंगे। इसको करके आपका क्या होगा, जब स्क्रीडिंग के बाद जो एग्रीगेट जो महीन पार्टिकल हैं वो भी इसके क्या हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्रीडिंग के बाद जो फ्लॉटिंग है। फ्लॉटिंग में क्या है कि जब स्क्रीडिंग में आप उसको रगड़ रहे हो तो सतह थोड़ी सी रुक्ष हो जाती है, रुक्ष के कारण उसकी सरफेस इवन नहीं हो पाती, तब हम स्क्रीडिंग करते हैं, फ्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। अब बात आती है ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग क्या है, एक मैकेनिकल ऑपरेशन है, एक मशीन है, ठीक है। इसका यूज करते हैं फ्लॉटिंग के बाद। फ्लॉटिंग के बाद पूर्णतः अगर आपको स्मूथ सरफेस चाहिए, एकदम चिकनी सरफेस चाहिए, तो हम फ्लॉटिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। इसके लिए ट्रैवल मशीन आती है जो आपके इलेक्ट्रिक से चलती है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रैवल मशीन में, यहां पर एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बना रहा, लेकिन कुछ ऐसे ही सर्कल होता है, इसके नीचे आपके जगह जगह पर बुशेस लगे होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर मोटर रखी होती है और ये राउंड में हाथ घूमती रहती है सरफेस पर। इसी तरह से मार्बल को चिकना करने के लिए, पत्थर को चिकना करने के लिए ट्रैवलिंग का प्रयोग होता है। अलग अलग कटर होता है, इसी से पॉलिशिंग भी फर्श की जाती है। तो ये है आपका स्क्रीडिंग, फ्लॉटिंग एंड ट्रैवलिंग। अब बात करते हैं क्यूरिंग। कंक्रीट को पूरी तरीके से जलयोजित होने के बाद, प्लेस होने के बाद, कॉम्पैक्शन होने के बाद उसकी तराई की जाती है, जिससे कंक्रीट का हर पार्टिकल अच्छी तरीके से उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन पूरी कर ले, जो एनर्जी बाहर जा रही है उससे उसमें दरारें ना पड़े। इसके लिए हम आपकी क्यूरिंग करते हैं। तो क्यूरिंग के डिफरेंट मेथड हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा है शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क, जितना भी कंक्रीट आपने वर्क किया है जो ताजा, उसको आप किसी बैग से, किसी पन्नी से, किसी भी चीज से उसको आप ढक दीजिए। ढकने से क्या होगा, और उस पर थोड़ा थोड़ा तराई करते रहिए। अब ऐसी अगर मान लीजिए किसी बोरे से उसको आपने ढक दिया, फॉर एग्जांपल बोरे ढक दिया, पल्ली से ढक दिया, और उसके अंदर नमी बरकरार रही, इवापोरेट जो पानी होगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा, तो यह है शेडिंग ऑफ कंक्रीट। और ये भी एक तराई का मेथड है, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इसमें वाटर की समुचित मात्रा उसे मिल नहीं पाती है। किसे, कंक्रीट जो वर्क किए हो उसको। कवरिंग विद हैसन्स और गनी बैग, तो टाट के बोरे, प्लास्टिक के बोरे नहीं, टाट के बोरे को आप कंक्रीट सरफेस पर बिछा दीजिए और उसके बाद उस पर तराई करते रहिए। ऐसी कंडीशन में एक काम और भी कर सकते हैं हम, क्या करें कि 5 सेंटीमीटर तक
ऐसी जगह जैसे सरफेस है, यहाँ देखिए मान लीजिए ये एक समतल सरफेस, अगर समतल सरफेस है और तो इस पे बोरे बिछाने की अपेक्षा आप क्या करिए 5 सेंटीमीटर तक बालू बिछा दीजिए और उस बालू पे पानी डालते रहिए। बालू की आपको प्रॉपर्टी पता है, बालू परफोलेट कर देती है वाटर को, अपर सरफेस सूखी रहती है और बॉटम सरफेस जो है नीचे नम रहती है, तो धूप पड़ने से पानी का इवापोरेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या फायदा है कि आपका नमी ज्यादा देर तक बरकरार रहेगी। देन है स्प्रिंकलिंग ऑफ इरिगेशन, जो आजकल हम लोग करते हैं, तो पानी का छिड़काव करते हैं, नॉर्मल आपने देखा होगा। याद रहे जब भी हम तराई करेंगे तो उसकी ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है वो 90% से 95% के आसपास होनी चाहिए। 100% आर्द्रता तो नहीं हो सकती, लेकिन 90 से 95% तक आर्द्रता नमी होनी चाहिए, तब उसको हम उस टाइम की प्योर क्यूरिंग मानेंगे। अब उसके बाद बात आती है पॉन्डिंग की। पॉन्डिंग में क्या होता है, हम जो पानी को जो है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और इसके ऊपर हम नालियां छोटे छोटे मेड़े बना देते हैं इस तरीके से, और 30 से 50 3 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया जाता है। तो इसको एक तरीके से पानी की खेती कह सकते हैं, या फर्श पर खेती कर रहे हैं, उसमें लाइनिंग बना के एक खेत की तरह मेड़ बनाकर और पानी को भर देंगे एकदम तालाब की तरह 3 से 5 सेंटीमीटर। इसमें एक नुकसान रहता है, अगर आपके कंक्रीटिंग मटेरियल में फ्री लाइम कंटेंट है या आपका मैग्नीशिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इफ्लोरेंसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उत्फ्लोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, कंक्रीट लीच कर सकती है, कंक्रीट से पानी जो है वो लीच कर सकता है, परफोलेट कर सकता है, सीलन आ सकती है, तो यह एक समस्या रहती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाई मेम्ब्रेन क्यूरिंग। जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ओपन एटमॉस्फेयर में है, वहां पर आप गनी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सूख जाएगा, आप पानी भर रहे हैं तो इवापोरेट हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, एक पतली झिल्ली लें, मेम्ब्रेन लें और उससे कंक्रीट वर्क्स को ढक दें। उससे क्या होगा, जो तराई करने के बाद जब आप ढक दोगे तो क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर वह आपका पूरा प्रयोग में आ जाएगा मेम्ब्रेन क्यूरिंग से, परफोलेट इवापोरेट नहीं होगा। तो इवापोरेशन से हम बच सकते हैं जहां पर पानी की भी कमी है और प्लस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग में क्या है, जहां पर 2 तरीके से करते हैं, या तो फ्रॉस्ट वेदर कंडीशन हो, बहुत ठंडा हो, वहां पर स्टीम क्यूरिंग करेंगे, या फिर ऐसी जगहों पर स्टीम क्यूरिंग करेंगे जैसे आप कैविटी वाल के बीच में करनी है, अब वहां आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, पानी आप फ्लो नहीं करा पा रहे हो, तो स्टीम क्यूरिंग करेंगे जिससे जगह जगह पर पानी पहुंच जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टीम क्यूरिंग होती है, जब भी हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं तो उसका हमें फायदा क्या मिलता है कि 4 ही 5 दिन में अगर तराई आप कर रहे हो तो 28 दिन की 70% स्ट्रेंथ आपको प्राप्त हो जाती है। किसमें, स्टीम क्यूरिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके क्यूरिंग के टाइप हो गए, आपके फिनिशिंग के टाइप हो गए, कितने प्रकार से आप फिनिशिंग करते हैं, स्क्रेडिंग, फ्लोटिंग और ट्रैवलिंग, ये तीनों तरीके हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कंपटीशन में कि पहले स्क्रेडिंग करोगे या पहले फ्लोटिंग करोगे या पहले ट्रैवलिंग करोगे। ओके, अब बात करते हैं क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट की। तो अगर आप 28 दिन क्यूरिंग कर रहे हो तो 90% स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है टोटल स्ट्रेंथ का। अगर आप 21 दिन तराई कर रहे हो लगातार तो 75 टोटल स्ट्रेंथ का प्राप्त हो जाता है। 14 दिन कर रहे हो तो 65 प्राप्त हो जाता है। बाकी की बाद में धीरे धीरे आती रहेगी, ऐसा नहीं है कि 65 प्राप्त हो गई उसके बाद मिलेगी नहीं। उसके बाद अगर हम 14 से 21 दिन की तराई करते हैं तो यह सफिशियंट है, लेकिन कभी भी तराई जो है 7 दिन से कम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भैया, यहां पर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट खत्म हो गया। एक बात करते हैं जॉइंट्स इन कंक्रीट वर्क। तो देखिए, चाहे जो मटेरियल हो, हर किसी का थर्मल कोएफिशिएंट होता है, और थर्मल कोएफिशिएंट जिस मटेरियल का होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, वो फैलेगा भी और वो सिकुड़ेगा भी। ठंड पाके सिकुड़ेगा और गर्मी पाके वो फैलेगा। तो इस प्रकार कंक्रीट से बना मटेरियल या कंक्रीट से बना स्ट्रक्चर फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। इस फैलाव और सिकुड़न से, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से हमारी संरचना पर कुछ भी बकलिंग ना हो, संरचना टूटे नहीं, इसके लिए हम इसमें गैप देते हैं, ज्वाइंट्स देते हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक आपका ज्वाइंट्स होता है एक्सपेंशन ज्वाइंट, और आपका दूसरा ज्वाइंट्स है कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। ठीक है, और ये दोनों ज्वाइंट जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के अंतर्गत इनका डिवाइड है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के अंतर्गत। इसको चैप्टर नंबर 12 में डिटेल में पढ़ाया गया है। तो
तो इसलिए यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं। चैप्टर 12 पे मुझे पढ़ाना ही है, तो वहां पर इसका जॉइंट्स इन कंक्रीट का प्योर एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से कंक्रीट ऑपरेशंस जो है, कंक्रीट की संक्रियाएं जो हैं, वह आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। और पूरे आपके जो 9 पॉइंट हैं, 9 में 8 पॉइंट तो यहां पर बता दिए गए हैं, और जो 9वां पॉइंट है वो आपको 12वें चैप्टर में बताया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। आगे का नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्द ही पढ़ाया जाएगा। आज या कल में आपको अगला चैप्टर मिल जाएगा। तो आप पुराने लेक्चर देखते रहिए लगातार, और हमारे लेक्चर्स को आप अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड जरूर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।